Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे PYQ सीरीज। तो नाम से समझ ही रहे होगे, यस इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आपके साथ साथ। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के CBSE मैथ्स का 2017 का पेपर, और इसके सारे सेट कवर किए जाएंगे। आपको पता ही होगा 2017 में 3 सेट थे, तो 3 सेट के सबसे पहले सेट 1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद सेट B एंड सेट C के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि सेट A में ना हो। ओके, दैट मींस क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि जो क्वेश्चन अनसॉल्व है उसमें जो न्यू क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, एक पूरी नोटबुक बना लो, बिकॉज यहाँ पे आप भी मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड करेक्ट नोटबुक सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18, ये भी है सेक्शन C का, और यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स। तो चलो इसमें देखते हैं क्या करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यहाँ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो देख के ही बता सकते हो कि किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। नहीं समझ में आ रहा है तब भी कोई बात नहीं, आप चलो कम से कम थोड़ा आगे बढ़ जाओ। कैसे सॉल्व करते हैं, dy अपॉन dx करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ ध्यान से कि यहाँ x है और यहाँ y भी है अलॉन्ग विथ dx। दैट मीन्स डायरेक्टली तो हम इसे इंटीग्रेट कर नहीं सकते, जो कि हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। Yes, you are going on the right track कि ये है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, राइट। तो चलो सबसे पहले क्या है, गिवन दैट tan इनवर्स x माइनस वाई इंटू डी एक्स है एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, सो फ्रॉम हियर अगर मैं चाहूँ dy अपॉन डी एक्स निकालना तो क्या मिलेगा हमें, जैसी dy अपॉन डी एक्स इधर लेके गई तो ये पूरा इधर आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आ रही है ना वैल्यू, डन, नो प्रॉब्लम। नाउ जस्ट सी, दिस इज बेसिकली tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इजी है या नहीं, टेल मी। यस इट इज सो इजी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, y वाले टर्म को एक साइड लेके आ जाते हैं, तो ये क्या मिला हमें, y इंटू 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे मिला tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इजंट इट। नाउ टेल मी कि कौन सा फॉर्म है। यस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। क्यों? बिकॉज जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इन y उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ये होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q, और p और q क्या होता था, जहां पे p q होता था कांस्टेंट, या तो फिर होता था टर्म्स, और यू कैन से द एक्सप्रेशन इन x ओनली, और क्या बोल सकते हैं इसे, टर्म्स इन x ओनली। ठीक है, यही होता था। तो हमें दिख रहा है कि ये भाई उसी तरीके का है, जैसे p इंटू वाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट नहीं है, बट एक्सप्रेशन x में ही है सिर्फ। सिमिलरली इस साइड जो है q वो भी क्या है, इन टर्म्स ऑफ x ही ओनली है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, इफ यू रिमेंबर, यस करेक्ट, हमें IF निकालना होता था, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, करेक्ट। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट कि हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस केस में आपको याद ही होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो आपको याद ही होगा कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और जो सोल्यूशन होता था इसका, दैट मीन सोल्यूशन जो हमें निकालना होता था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कुछ नहीं बल्कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, जो कि कांस्टेंट था, करेक्ट, याद है ना। तो बस इसी फॉर्मेट पे इसे हमें सॉल्व करना है, बस इतना ही है, और आपके 4 मार्क्स आपके साथ,
राइट तो चलो सॉल्व कर ले. सो हियर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसे आई एफ भी लिखते हैं हम, तो दिस इज e टू द पावर p dx. p क्या है यहाँ, दिस इज p, तो दिस इज तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. करेक्ट. अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन किसका होता था, करेक्ट, tan इनवर्स का. तो आराम से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर tan इनवर्स x. दैट्स ऑल. करेक्ट. तो tan इनवर्स x प्लस हम यहाँ c भी लिख सकते हैं, राइट. तो e टू द पावर c क्या है, वो भी एक कांस्टेंट है. डन. तो जनरली बस इतना ही करना होता है. सो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, टेल मी. ये हो जाएगा आपका, जस्ट सेम फॉर्मूला लगाना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे q की जगह हम क्या लिखेंगे, जो इस साइड टर्म है, दैट इज tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dx प्लस द कांस्टेंट c. दैट्स ऑल. यही करना है, राइट. अब देखो ये प्लस c कहाँ से आ जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड कि बस यहाँ से c आता है, बिकॉज इसको जो हमने इंटीग्रेट किया तो ये क्या देगा, प्लस c भी देगा ना, बस वही वहां पे कांस्टेंट आ जाता है. समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग, y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे लिख दो e टू द पावर tan इनवर्स x, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू, अब इसका हमें लेना है यहाँ पे इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले चलो लिख लेते हैं, तो tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स x dx प्लस है c. तो देखो क्या करना है, यू कैन सी कि अगर tan इनवर्स x को मैं कुछ अज्यूम कर लूँ तो आराम से हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी उस तरीके से, isn't it? तो बहुत ही सिंपल था. तो चलो यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट tan इनवर्स x इज योर t. ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, आपको पता ही लिखना होता है. तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt. बस वैल्यू पुट कर दो. सो दिस इम्प्लाइज y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x जो है उसको अभी यहाँ एज इट इज रहने दे सकते हैं, या तो चाहो तो आप यहाँ पे उसे t भी लिख सकते हो. ठीक है, कि एज हमने यहाँ पे t लिखा है, या तो फिर सिर्फ RHS सॉल्व करो, या तो यहाँ पे भी आप चेंज कर दो. डन. सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली tan इनवर्स की जगह पे हमें t लिखना है और e टू द पावर tan इनवर्स की जगह पे भी t, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, 1 जो है उसकी जगह dt आ जाएगा. तो हमारे पास आ रहा है t इंटू ई टू द पावर t dt प्लस c. देन अब चलो इसको इंटीग्रेट करना है बस. तो y इंटू द पावर t तो यहाँ है ही. अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ u v dx रहता है तो हम लिखते हैं दिस इज नथिंग बट u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटू v का इंटीग्रेशन एंड देन होल का इंटीग्रेशन. दैट मीन्स दिस ओनली. आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स जो पहला टर्म है मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस, अब जो पहला टर्म लिया था उसी का हमें लेना होता है डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय द सेम थिंग दैट इज इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड टर्म. अब पूरे का हम ले लेते हैं एक बार इंटीग्रेशन. करेक्ट. तो इफ यू रिमेंबर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था कि हम कैसे टर्म को चूज करते हैं कि किसे हम पहला टर्म माने और किसे दूसरा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ भी लिखो, ए बी लिखो या बी लिखो, बात बराबर है. राइट, ये मैट्रिक्स नहीं है, समझ रहे हो ना. दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आपको याद ही होगा दिस इज आइलेट. राइट, दैट मीन्स ये इनवर्स वाला सबसे पहले लिया जाता है, फिर लॉगरिथमिक वाला, फिर अरिथमेटिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड द लास्ट में आता है अपना एक्सपोनेंशियल वाला. राइट, तो अगर इसे आप ध्यान में रखोगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. तो व्हाट यू कैन सी कि ई को लास्ट में रखना है और यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक एज वेल एज एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है. तो अलजेब्रिक को हम सबसे पहले लिखेंगे, दैट मीन्स पहला टर्म अज्यूम करेंगे, p ये u हो जाएगा अपना. तो क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, दिस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वन दैट इज t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ et क्या होता है, नथिंग बट करेक्ट e टू द पावर t ओनली. डन है ना. प्लस में कांस्टेंट नहीं लिख रही हूँ, एक ही बारी फाइनल में कांस्टेंट लिख देंगे. ओके, नाउ माइनस क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ दिस का पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन. तो क्या हो जाएगा, पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स t का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस. तो इंटीग्रेशन ऑफ et अगेन आपको पता ही है e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर t ही होता है. तो हम लिख सकते हैं आराम से e टू द पावर t. अब इसका हमें लेना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होगा यहाँ पे. करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस?
यस अब प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डैश लिख दो, कुछ भी लिख दो, C1 लिख दो, C2 लिख दो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि एक तो इंटीग्रेशन ले लिया है ना तो कांस्टेंट जुड़ेगा, तो ये मत कि बस सी ही रहने देना, इसको चेंज करते जाओ आप, ठीक है। तो ये हो गया। अब फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग y इंटू e टू द पावर t दैट इक्वल्स टू t इंटू e टू द पावर t है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, अगेन इट इज नथिंग बट e टू द पावर t ओनली, तो प्लस c आएगा एक और, दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं, चलो d लिख लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो कंफ्यूजन। अब आप ध्यान से देखना, तो e टू द पावर t यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चाहे तो हम हर जगह से कैंसिल करा सकते हैं, बट ये जाएगा कहाँ, इस d के पास चला जाएगा, है ना, वही होगा। तो चलो यहाँ से लिख दे सॉल्व करके। सो आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। अब यहाँ से समझ लो, तो अपने पास सोल्यूशन जो मिल रहा है, सो दिस इंप्लाइज, मैं क्या बोल रही थी, आई टू द पावर t को हर जगह से कैंसिल कर दे, दैट मीन्स डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा t, अब e टू द पावर t यहाँ से भी गया, e टू द पावर t वहां से भी गया, दैट मीन्स -1 हो जाएगा, प्लस है अपने पास d, अब ये क्या हो जाएगा, इंटू e टू द पावर -t, यही होगा ना, है ना, अगर डिवाइड करेंगे तो। सो फ्रॉम हियर अब आराम से आप t की वैल्यू रख दो, तो t को हमने क्या अज्यूम करा था, यहाँ देख सकते हो t वाज नथिंग बट tan इनवर्स x, तो बस लिख देते हैं, तो दिस इंप्लाइज कि y की जो वैल्यू है दैट इज tan इनवर्स x -1 प्लस d इंटू e टू द पावर माइनस tan इनवर्स x। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट मीन्स यही है आपका सोल्यूशन, यहाँ पे x भी होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग d इंटू द पावर माइनस tan x को कुछ और लिख ले, बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि e टू द पावर tan इनवर्स x है, माइनस यहाँ पे tan इनवर्स x है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वेरिएबल है, तो जब कांस्टेंट के साथ कुछ वेरिएबल है दैट मीन्स उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। अगर ये कांस्टेंट होता, tan इनवर्स c होता या फिर b होता, कुछ भी एक ऐसा कांस्टेंट होता, तो इसे हम टोटल मिला के एक बोल सकते कि ये कांस्टेंट है, बट एज यू कैन सी कि ये क्या है, ये भी वेरिएबल बन गया है अब d के साथ मल्टीप्लाई होके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप द आंसर इन दिस फॉर्मेट। या तो फिर आप ऐसे लिखो, या तो फिर आप e टू द पावर t के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, तो बस उसे ले जाके वहां पे कॉमन करके लिख देना होगा, ठीक है। तो देयर इज नो पॉइंट एट ऑल कि जहां पे दो जगह हम कैंसिल करा सकते हैं तो ना करा के बस एक जगह बचाने के लिए, है ना, तो आराम से आप आंसर को इस तरीके से लिख सकते हो। डन। तो आप चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19, और ये देखो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है सेक्शन सी का, यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स, राइट। तो देखो क्वेश्चन में है क्या, शो दैट द पॉइंट ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर्स दिस, ठीक है, दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दैट मीन्स ये है अपना क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, करेक्ट, वेक्टर से, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पोजिशन वेक्टर पता ही होगा, यस, नाम से समझ में आता है, आपको मैंने एक्सप्लेन भी करा हुआ है लास्ट वाले सीरीज में जब एनसीईआरटी सोल्यूशन कर रहे थे, तो वहां पे पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता था, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट मींस ओरिजिन से जो उसका पोजीशन है, राइट। तो ए का पता है, बी का पता है, सी का पता है, डन। अब हमें बताना है कि ये ए बी सी जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ओके। दैट मीन्स ये जो हम ट्रायंगल बनाने वाले हैं ए बी सी, मैंने ऐसे बना दिया है, बट बेसिकली ये होना चाहिए इस तरीके का, ठीक है। अब मैं यहाँ नाम नहीं दे रही बिकॉज अभी मुझे पता ही नहीं कि कौन सा यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, एंगल ए है या बी है या सी है, दैट्स वाई सेफ साइड मैंने क्या किया है, ए बी सी ऐसे बना लिया एक ट्रायंगल, ओके, ठीक है। अब सबके पोजीशन वेक्टर जो भी है यहाँ पे हमें लिख देना है, ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में एंड सी के रेस्पेक्ट में लिख दिया। अब क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल, और आपको पता है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यस, तो वहां पे फॉलो होता है पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू, करेक्ट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है ना। बस उसी फॉर्मेट में आप यहाँ फिक्स कर दो, या तो अगर आप चाहते हो कंफर्टेबल हो डॉट प्रोडक्ट में तो आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट्स निकाल के भी देख सकते हो कि भाई इस साइड का डॉट प्रोडक्ट विद दिस वन, या तो फिर इस साइड का विद दिस वन, या इस साइड का विद दिस वन, कौन सा आ रहा है, जीरो। अगर जैसे ही जीरो आता है तो बोल सकते हो ये दोनों आपस में है परपेंडिकुलर, किसी भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू डू द सिंपल वाला, जस्ट मैं यहाँ पे निकालूंगी साइड्स और यहाँ दिखा दूंगी कि वो हाइपोटेन्यूज थ्योरम अपना जो है पाइथागोरस थ्योरम वो फॉलो कर रहा है, ओके। तो यही है अपने पास ट्रायंगल ए बी सी है, मैंने सबको पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिख के दिखा दिया है, ठीक है। अब हमें चाहिए कि यहाँ पे बताना है, तो हमें क्या करना होगा, हियर
वी कैन जस्ट फाइंड ए बी, राइट। तो चलो अगर ए बी निकालो, एज यू कैन सी कि वेक्टर के फॉर्म में है तो हमें डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो बी सी अगर लिखा है तो लेट अस अज्यूम कि इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ए सी, या तो सी आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि पता है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है किसी भी तरह से लिखो इट इज गोइंग टू गेट फॉलोड, राइट। तो चलो इस तरह से लिखा मैंने। अब मतलब समझ रहे हो ना कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी होगा, या तो फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करोगे तो 0 होना चाहिए। दैट्स ऑल, यही है इसका फंडा। अब ए बी अगर निकाले तो आपको पता है कि बी का पोजीशन वेक्टर माइनस हम करते हैं ए का पोजीशन वेक्टर, जो बाद में आता है माइनस द पहला वाला। तो बी में से 1 को माइनस कर दो ए को, तो क्या मिलेगा 1 - 2 दैट इज -i, ठीक है। देन -3 माइनस प्लस 2 1 हो गया, दैट मीन्स -2j, ओके डन। नाउ -5 है, माइनस हो जाएगा तो -6k, ठीक है। सो फ्रॉम हियर अगर आप देखो तो हमें चाहिए क्या, बेसिकली इसका हमें डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। तो ए बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या हो रहा है 1 + 4 + 36, और इसका हमें करना है स्क्वायर। तो बेसिकली 36 + 4 40 + 1 41 आ रहा है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 41 तो वही हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर दैट इज 41। नाउ सिमिलरली अगर मैं बी सी निकालूं तो ये क्या हो जाएगा c - b, पोजीशन वेक्टर ऑफ c में माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ b, तो क्या मिलेगा 3 - 1 2 होता है, तो दिस इज 2i। देन -4 माइनस प्लस 3 हो गया, दैट इज -j, ठीक है। देन -4 है, ये हो जाएगा प्लस, दैट इज +k, ठीक है। सो फ्रॉम हियर बी सी का स्क्वायर क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 6 का √6 का स्क्वायर, दैट इज 6 ओनली। नाउ एंड हमारे पास जो थर्ड वन है दैट इज ए सी लिया है हमने, तो ए सी वेक्टर क्या हो रहा है, c - a करेंगे तो 3 - 2 हो गया 1, तो दिस इज योर i। देन -4 माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज -3j, ओके। नाउ -4 है, -1 दैट इज -5k, ठीक है। सो फ्रॉम हियर अगेन ए सी का स्क्वायर क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 + 25, तो 9 + 1 होता है 10 + 25 35, तो इसका स्क्वायर, तो दिस इज 35 ओनली। अब देखो 35 + 6 कितना होता है, नथिंग बट 41, यस। सो दिस इम्प्लाइज कि अपना ए बी स्क्वायर जो है, ठीक है, ए बी स्क्वायर इज कमिंग एज बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट 41। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स अगर मैं अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, ए बी ये है और सी ये है, दैट मीन्स बेसिकली द राइट एंगल इज विच वन, एंगल सी। आर यू गेटिंग दिस? सो यहां से आराम से हम लिख सकते हैं, this implies that triangle ABC is a right angle triangle, ठीक है। आर कैपिटल भी लिख सकते हो आप या पूरा भी लिख दो, राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल सी एज 90 डिग्री, करेक्ट। निकल के आ गया ना, पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था, किसी को भी इनफैक्ट समझ में नहीं आएगा देखते के साथ कि कैसे कौन सा 90 डिग्री है। तो आप देख सकते हो कि एक बार ही पता चल गया तो आराम से हम अब ट्रायंगल को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हो गया ये डन। अब हमने यहाँ पे एक पार्ट कर लिया है, अब हमें चाहिए क्या, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पता ही है आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आराम से आप निकाल सकते हो, तो चलो निकाल ले। नाउ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, हाफ इंटू नथिंग बट ए क्रॉस बी। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी यहाँ साइमल्टेनियस ले लो, दैट मीन्स ए सी अगर लिया है, यहाँ किस फॉर्मेट में लिया था, ए सी लिया था डायरेक्शन, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, बी सी लिया था, और ये ले लिया था ए बी, ठीक है, ऐसे ही लिया है। तो यहाँ पे कुछ भी कोई भी आप साथ वाले को ले लो, तो हियर इट इज ए सी क्रॉस हम लिख सकते हैं आराम से बी सी, ठीक है, AC क्रॉस BC। तो आपको पता ही होगा कैसे लिया जाता है, और ये होता है उसका मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स बेसिकली दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे यहाँ लिख दो I J K
पता है ना कि कैसे हम लेते हैं यहाँ क्रॉस वेक्टर को कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी का, तो बस वही करना है। AC का क्या क्या है यहाँ पे यूनिट देख लो, AC के जो भी कोफिशिएंट्स हैं उसको लिख दो। तो दिस इज 1 -3 -5, तो 1 -3 -5 हो गया यहाँ। अब BC का क्या है यहाँ कोफिशिएंट्स, 2 -1 1, तो 2 -1 1। अब बस इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली हाफ एंड देन मैग्नीट्यूड। अब ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो I के साथ -3 है एंड देन माइनस माइनस यहाँ हो गया माइनस, तो 5, तो -8I, ठीक है। माइनस होगा J के साथ, अब देखो ये क्या होगा 1, अब माइनस माइनस प्लस हो गया है यहाँ 10, तो 11, दैट मीन्स -11J, ठीक है। अब प्लस के साथ K में क्या आ जाएगा, -1 है, यहाँ पे है अपना माइनस माइनस प्लस 6, सो 6 - 1 कितना होता है 5, तो +5K, ठीक है। अब इसका हमें लेना है मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा ये 1/2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 + 121 + 25, क्या मिल रहा है आंसर, टेल मी। दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 210/2, स्क्वायर यूनिट बोल दो, या तो फिर कुछ नहीं गिवन है तो एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, बिकॉज हमने कहीं भी यहाँ देखा नहीं कि यूनिट के बारे में लिखा गया है, तो बस फाइनल आंसर लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 210/2 एंड दिस इज डन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था इसका क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 20, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20, जो कि सेक्शन सी का ही, और उसमें भी है 4 मार्क्स। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, लैम्डा अननोन है यहाँ। इफ 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस 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 एंड दिस आर कोप्लानर। तो ये क्वेश्चन था बहुत ही इजी, राइट। आपको पता होगा, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है बिना ये सोचे कि कौन सा सिलेबस में नहीं है तब तो आपको पता होगा, बिकॉज ये था आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन, राइट। आपको बस डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता था और फिर ये हो जाता था सॉल्व। दैट मीन्स उसको हम इक्वेट करते थे 0 के साथ और लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे। बट एज मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें आपके इस वाले के सिलेबस में से डिलीटेड है, एलिमिनेटेड है, तो उसमें से एक ये भी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो दैट्स वाई ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बारी, ठीक है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये देखो, ये है क्वेश्चन 21, ये भी है सेम सेक्शन सी का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ देख लो, इसमें क्या है, देयर आर 4 कार्ड्स, ठीक है, नंबर्ड 1, 3, 5 एंड 7, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड, ठीक है, एक नंबर है एक कार्ड पे, दैट इज फाइन। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अंडरस्टूड, आप समझ ही रहे हो कि ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से, ठीक है। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 ड्रॉन कार्ड्स, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। एज की ये क्वेश्चन है, रिलेट करता है मीन एंड वेरिएंस वाले चैप्टर को, दैट मीन्स टॉपिक को। चैप्टर तो वही है अपना प्रोबेबिलिटी वाला, बट उसमें से जो टॉपिक है ये है आपका रैंडम वेरिएबल एंड मीन एंड वेरिएंस से। तो ये वाला जो टॉपिक है इस बार आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है, तो आप समझ ही सकते हो बहुत कुछ हटा लिया गया है। तो जो है उसको आप एकदम थॉरोली अगर करोगे तो आपके पूरे मार्क्स आपके पास होंगे। अंडरस्टूड। देखो, ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन आते थे और देख सकते हो कि 4 मार्क्स के हैं। अगर ये टॉपिक नहीं है तो आप समझ ही सकते हो जो रेस्ट टॉपिक है उनमें से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो श्योर ही हैं और वो बहुत इजी होगा आपके लिए, इजंट इट। तो चलो इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करते बिकॉज यहाँ पे इस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 22, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22, जो कि सेक्शन सी का अगेन, और इसमें भी है 4 मार्क्स। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कहीं मैंने लिखा नहीं कि इट इज नॉट न्यू सिलेबस, तो ये अच्छे से हमें करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी क्रिएट होते हैं और उन सब का हम देखेंगे कि क्या है तोड़। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ठीक है, एक स्कूल के बारे में बात की गई है। चलो अपने स्कूल में पहुंच जाओ। ओके, ठीक है, मेंटली बट नॉट फिजिकली। ओके, इट इज नोन दैट, ऐसा नहीं है कि आप जाओ ही ना, स्कूल तो जाना ही है, बट अभी नहीं, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, इट इज नोन दैट 30% हैव 100% अटेंडेंस एंड 70% स्टूडेंट्स आर इरेगुलर। बहुत गलत बात है, isn't it? 30% स्टूडेंट ही जो है वो है विथ 100% अटेंडेंस, और बाकी की जो 70% स्टूडेंट है उनका अटेंडेंस बिल्कुल रेगुलर नहीं है, दैट मीन्स दे आर इरेगुलर। ओके, ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट रिपोर्ट दैट, ओके, ठीक है, जब प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखा गया तो उसमें रिपोर्ट किया गया है दैट 70% ऑफ all students who have 100% attendance attend A grade। समझ रहे हो आप? That means ये जो स्टूडेंट हैं जिनका 100% अटेंडेंस है उनमें से 70% स्टूडेंट को A ग्रेड मिल रहा है।
समझ रहे हो आप बात? जिनका 100% अटेंडेंस है उनमें से 70% स्टूडेंट को ए ग्रेड आ रहा है, ओके, एंड 10% इरेगुलर स्टूडेंट्स अटेन ए ग्रेड, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनमें से सिर्फ 10% को ही आता है ए ग्रेड। समझ रहे हो ना बात? यस, ये बस समझने वाली बात है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। in their annual examination, okay fine, at the end of the year, ठीक है, one student is chosen at random, ठीक है, एक student को choose किया गया है at random from the school, fine, and he was found to have an A grade। अच्छा, जो बच्चे को उठाया गया at random, पिक किया हमने, चूज किया, उसको पता चला है कि उसको A ग्रेड है। ओके डन, ये समझ गया अभी तक? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज 100% अटेंडेंस? तो पूछा क्या गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो स्टूडेंट चूज किया गया है जिसका ए ग्रेड है हैज 100% अटेंडेंस। दैट मीन्स अगर मैं सोचूं कि चलो मैंने डिवाइड कर दिया है इन दोनों को, दैट मीन्स इरेगुलर स्टूडेंट और जो 100% अटेंडेंस वाले स्टूडेंट हैं उनको दो सेक्शन में, ठीक है। अब स्कूल में से चूज किया गया है, कोई आया, किसी को कुछ नहीं पता है कौन कहाँ पे बैठता है, एक बच्चे को चूज किया गया। अब चूज करने के बाद देखा गया कि भाई इसका तो ए ग्रेड है। अब मुझे बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस 100% वाले सेक्शन से चूज किया गया है बच्चा। दैट मीन्स ये कौन सा फंडा आपको बता रहा है, ये कौन से वाले थ्योरम की ओर इशारा कर रहा है? करेक्ट, बेस थ्योरम की तरफ। बिकॉज उसी में तो होता था ना कि जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो चीज, दैट मीन्स हम रिवर्स में जाते थे। जनरली क्वेश्चन कैसा होता है कि हम पूछते थे कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस बच्चे का ए ग्रेड होगा, करेक्ट, ये सब कंडीशन गिवन है। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बच्चे का ए ग्रेड है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वहां से उठाया गया है, यहां से उठाया गया है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो बेस थ्योरम हो जाता है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे हमें निकालना होगा, यस, इसे हमें कंसिडर करना होगा कि दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट मीन्स अपॉन ए वाला सीन रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हो बात? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो जो गिवन डेटा है हमें उसे प्रॉपरली लिख लेना है, ओके। बट ये क्वेश्चन हुआ टिल यहां तक। अब आगे का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इज रेगुलरिटी रिक्वायर्ड ओनली इन स्कूल? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बता दो आंसर, इसको आपको वर्ड में लिखना है खुद से। टेल मी। मुझे पता है सबका आंसर होगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, रेगुलरिटी तो कहीं भी नहीं अलाउड होता है, सो रेगुलरिटी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। बट पता नहीं आप लोग फॉलो करते हो या नहीं, राइट? तो चलो इसका आंसर तो आप लिख ही सकते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। तो चलो अब लिख ले हम लोग यहाँ पे क्या क्या गिवन डेटा है। सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे देखो 100% जो अटेंडेंस है उसके बारे में बोला गया है, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि एच क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिनका है 100% अटेंडेंस। तो स्टूडेंट्स विथ 100% अटेंडेंस, ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। अब देखो इरेगुलर स्टूडेंट कितने हैं, 70%। तो चलो आई से स्टार्ट होता है इरेगुलर, तो मैंने आई को अज्यूम कर लिया है स्टूडेंट्स विथ इरेगुलर अटेंडेंस, ओके, ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बोला गया है कि ए ग्रेड आ रहा है उन बच्चों का यहाँ पे जो कि 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव 100% अटेंडेंस, और 10% आ रहा है इरेगुलर स्टूडेंट का। दैट मीन्स ए दोनों ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है। और ऐसे भी यहाँ देख सकते हो कि एक जो बच्चा चूजन है एट रैंडम, तो उसका क्या आ रहा है, ए ग्रेड। तो मैं चलो ए से ही मान लेती हूँ कि स्टूडेंट्स विथ ए ग्रेड, ठीक है। ये तो कुछ भी आप नाम अज्यूम कर सकते हो, है ना, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। आप ABC लेना चाह रहे हो या फिर XYZ कुछ भी ले लो, तो मतलब ये है अपने ऊपर कि आप कैसे इसका नाम देते हो, ठीक है। तो चलो भाई नामांकन हो गया है, अब आगे का देखते हैं कि क्या है यहाँ। अब गिवन जो है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि 30% हैव अटेंडेड 100% अटेंडेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 100% जो अटेंडेंस वाले बच्चे हैं, कितनी है उनकी प्रोबेबिलिटी, परफेक्ट 30%। दैट मीन्स 30/100 लिख सकते हैं। और ये बेसिकली है क्या, नथिंग बट 3/10। डन, ओके। सिमिलरली बताओ मुझे कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, ये भी गिवन है यहाँ की 70% स्टूडेंट जो है वो इरेगुलर है। दैट मीन्स करेक्ट 70/100, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 7/10, ओके, 0 कैंसिल करा दिया। तो ये चीजें अपने पास गिवन है। अब मुझे बताओ और क्या क्या चीजें गिवन है। अब ए के बारे में देखना है ना। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव 100% अटेंडेंस। दैट मीन्स
A when H has already occurred. That means जब 100% अटेंडेंस है उसमें से जो हम बच्चे पिक करते हैं तो उसमें से 70% स्टूडेंट को आता है A ग्रेड. क्या मतलब हुआ? Probability of A upon H is given by 70%. Are you getting this or not? Tell me quickly. लिख के मुझे बताओ कि समझ रहे हो या नहीं. यहाँ पे ही कैच है इस क्वेश्चन का. बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं और कुछ बच्चों को मैंने देखा है लिखते हुए कि वो क्या करते हैं. देखो मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है. ये ऑप्शनल है जो कि बच्चे मिस्टेक करते हैं. यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करोगे तो वो ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ भाई A अपॉन H जो लिखा उसे कुछ बच्चे लिख देते हैं 70 अपॉन 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय किसका है 30%, तो 30 अपॉन 100, ठीक है, और निकाल के ला देंगे 21%. अब मुझे बताओ ये क्या सही है या गलत है? टेल मी. ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, इस लाइन को समझो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. यहाँ बोला गया है कि प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को जब रिपोर्ट किया गया तो 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव 100% अटेंडेंस. दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 100% स्टूडेंट का जो अटेंडेंस है 70% स्टूडेंट का A ग्रेड आता है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन H इज गिवन, जो कि है 70%. बट अगर आप ऐसे निकालते हो तो यहाँ पे इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल रहे हो इस तरीके से, और जो कि वो भी रॉन्ग है इस कंडीशन में. जो गिवन क्राइटेरिया है यहाँ और गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से ये भी रॉन्ग है. बट ये बच्चे क्यों करते हैं? बिकॉज जनरली परसेंटेज वाले क्वेश्चन में उनको ऐसा रहता है कि किसी का होता है, दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ समथिंग. तो यहाँ अगर लिखा हुआ है कि 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव 100% अटेंडेंस, दैट मीन्स 70% ऑफ निकाल देंगे वो 30%, बट दिस विल बी टोटली रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी A अपॉन H दिया हुआ है, ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A. समझ रहे हो ना बात आप? तो इसलिए ये वाला मिस्टेक कभी भी मत करना. तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ A अपॉन H गिवन है, जो कि गिवन है बाय दिस 70%. क्लियर? तो आप देखो, अब सेम वे में अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन I, क्या मतलब हुआ कि जब यहाँ पे बोला गया है कि A ग्रेड जो आ रहा है वो 10% इरेगुलर स्टूडेंट को A ग्रेड मिल रहा है. दैट मीन्स जो इरेगुलर स्टूडेंट थे, दैट मीन्स I को जब हम ले रहे हैं तो उसके केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो A ग्रेड स्टूडेंट होंगे वो कितना होगा? यहाँ गिवन है 10%. आर यू गेटिंग दिस? यस, अंडरस्टूड. यहाँ ये मत कर देना कि 10 अपॉन 100 इंटू कर दिया 7 अपॉन 10, ठीक है, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा. सो ये वाला मिस्टेक यहाँ कभी मत दोहराना है, बस ऐसे ही इसको करना है और ये एकदम इजी वाला प्रोसेस हो गया. डन. तो यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर दूँ तो दिस इज नथिंग बट 7 अपॉन 10 और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10, ठीक है. तो चलो ये हो गया काम अपना यहाँ पे खत्म. अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है. तो अब अपने पास जो यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है वो क्या पूछा गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज 100% अटेंडेंस. अब स्टूडेंट को जो 100% अटेंडेंस आ रहा है कब? जब वो बच्चा जो चूज किया गया है एट रैंडम उसका A ग्रेड है. दैट मीन्स परफेक्ट, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ H, जबकि A ऑलरेडी अकर हो चुका है. आर यू गेटिंग दिस? यस, यही था यहाँ पे जो बताता है कि आपको बेस थ्योरम लगाना है. हमें चाहिए कि जब वो बच्चे का A ग्रेड है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे का 100% अटेंडेंस था. और कैसे निकालते हैं? करेक्ट, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला में बस पुट कर दो. तो क्या होता है उसका यहाँ पे कैश की कैसे हम फॉर्मूला याद रखते हैं? जो यहाँ गिवन होता है उसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं. तो यहाँ पे H अपॉन A है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? A अपॉन H. अब जैसे ही A अपॉन H किया तो ऑफकोर्स जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ H कर दो. ठीक है, समझ रहे हो बात? ओके. एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें निकालना है दोनों ही केसेस में, इरेगुलरिटी में भी और हमारे पास 100% अटेंडेंस में भी. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम ये वाला, दैट मीन्स A अपॉन H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन I इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ I. ठीक है, यही होगा. अंडरस्टूड. तो बस ये निकाल लिया. अब बस सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन H क्या है यहाँ? 7 अपॉन 10. तो लिख देते हैं. मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H क्या है? दिस इज 3 अपॉन 10. चलो ये भी लिख देते हैं. अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा? पहले तो ये सेम चीजें लिखनी है हमें. तो दिस इज 7 अपॉन 10 इंटू 3 अपॉन 10 प्लस अब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन I. दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 10. ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाई कितना है यहाँ 7/10, तो ये भी कर देते हैं। अब आप बस इसको सॉल्व करो, लिख दो आंसर। तो यू कैन सी कि 10 into 10 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, दैट मीन्स करेक्ट, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा न्यूमरेटर में 21 और डिनोमिनेटर में 21/+7, तो बेसिकली दिस इज 21/28। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 7 से कट जाएगा दोनों, तो दिस इज 3/4। सो देयरफॉर जो आंसर है अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ H/A इज नथिंग बट 3/4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? बस यही यहाँ पे देखना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट था यहाँ समझने के लिए वो था आपका यहाँ पे, इन दोनों में अगर गलती करोगे तो आपका आंसर टोटली डिफरेंट आएगा। ओके, मैंने वैसे भी आंसर सॉल्व करके देखा है, तो यू विल गेट इन दैट केस 63/112, जो कि होगा रॉन्ग आंसर। समझ रहे हो क्यों? बता दिया मैंने सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कि क्यों ये वाला आंसर मिलेगा आपको, और दैट विल बी रॉन्ग जब आप ले लोगे यहाँ पे 70/100 इंटू दिस 3/10, तो ये टोटली रॉन्ग होगा। और दूसरा क्लिक है यहाँ पे कि क्या आपको निकालना है। एक बार ये समझ गया हो तो फिर तो आप आराम से सॉल्व करके निकाल लोगे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। डन? अंडरस्टूड? नो कंफ्यूजन एट ऑल? अब बस इसका आंसर तो आपको करना ही है, तो ये आप वर्ड में लिख देना। ये कभी मत मिस्टेक करना कि यहाँ तक आंसर किया और फिर स्किप कर दिए, छोड़ दिए। ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे ये चेक किया जाता है कि बच्चा कितने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ता है। ठीक है, बस ये आंसर करने के बाद आप वर्ड में इसका भी आंसर लिखोगे। ओके, तो चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 23, जो भी है सेक्शन सी का, और यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। अब देख के समझ सकते हो कि ग्राफ पेपर भी देख के समझ ही गए होगे। यस, ये एलपीपी का प्रॉब्लम है, ऐसे भी गिवन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कुछ एक क्वेश्चन था जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम थे, तो वर्ड प्रॉब्लम वालों को छोड़ के जितने भी है ना ऐसे वाले क्वेश्चन, जिसके बारे में मैं बता रही थी कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, और जहाँ पे मैथमेटिकली यहाँ गिवन होगा कि क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से करना और अच्छे से करना है। ओके, तो जस्ट सी क्या है गिवन हमारे पास, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x + 2y, दैट मीन्स ये है अपना जो कि हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ओके, सो नाउ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, ये सारे कंडीशंस है अपने, ये सारे फॉलो होने चाहिए। उसके बाद हमें बताना है कि ये कब मैक्सिमम होगा। ओके, दैट मीन्स बेसिकली क्या है हमें करना, यहाँ पे हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। दैट मीन्स सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, जो गिवन यहाँ कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो ग्राफ बनाएंगे उसमें जो भी हमारा शेडेड जो कॉमन रीजन होगा, याद ही होगा आपको, करेक्ट कैसे करते थे, ऐसा वाला क्वेश्चन हमने क्लास 11 में किया है, जबकि अपने पास सिर्फ ग्राफ बनाना होता था और सोल्यूशन रीजन हम बनाते थे। तो यहाँ पे हमें वैसे ही ग्राफ बना के सोल्यूशन रीजन निकालना है। उस सोल्यूशन रीजन में हम फोकस करेंगे सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे, तो जो भी अपने पास कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, ओके, उस पे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे ये जो गिवन है अपना कंडीशन, दैट मीन्स जो गिवन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इसका, वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो इसका हमें बस सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि ये ग्राफ है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इन सारे चीजों को लिखेंगे। तो एज यू कैन सी कि मैंने ग्राफ में ऑलरेडी यहाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो क्या मतलब है इसका, ये मतलब ये कह रहा है कि मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिया है। क्यों लिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज ये कंडीशन अपने पास गिवन है, एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कब होता है, जब हम जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या क्या है, इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। दैट मीन्स सबसे पहले तो तीनों के लिए ही हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, या जो भी है, जैसे आप देख सकते हो कि लीनियर है यहाँ पे इक्वेशन, तो ऑफ कोर्स लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन। तो सबके लिए हमें पहले यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो कैसे करते हैं आपको याद ही होगा। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन रहती है, डर अगर लगता है कि यहाँ पे डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो, तो रफ में आप कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको एकदम क्विक वाला बता रही हूँ, पहले भी क्लास 11 में भी मैंने बताया हुआ था, अगर आपने एनसीईआरटी सोल्यूशन ढंग से किया था वहां पे, तो उसमें भी मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स एंड वाई को देख लो 0 करके कि क्या वहां पे काम कर रहा है। इन केस अगर 0 करने पे काम नहीं कर रहा है तो हम इजी नंबर्स लेते हैं, जहां पे सोल्यूशन करना बहुत इजी होता है। ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पे कि जब मैं इस जगह पे x की वैल्यू 0 रख दूंगी, पहले वाले कंडीशन में जब x की वैल्यू अपनी 0 हो जाएगी तो y क्या होगा, x जब 0 है तो y हो जाएगा अपना 100/2।
इजंट इट? यहाँ पे ग्रेटर देन के बारे में मत सोचो, सिर्फ इक्वल के बारे में सोचो। तो इस पर्टिकुलर लाइन का कैसा बनेगा ग्राफ? जब x 0 है तो y की वैल्यू आ रही है 50, दैट मीन्स 0,50 हमारे पास आ चुका है। तो 0,50 हमें यहाँ लेना होगा, ओके। बट उसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हमें कैसे सोचना होगा कि हम पॉइंट को कैसे डिवाइड करें। तो एज यू कैन सी यहाँ पे कि जब इस वाले कंडीशन में हम चेक करेंगे तो x यहाँ पे क्या है, जब 0 लोगे तो y आ रहा है अपना 200, दैट मीन्स 200 भी चाहिए, 50 भी चाहिए। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे तो खैर 0 चाहिए, तो हमें चाहिए 200 एज वेल एज 50। तो हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं इसे कि ये हो गया अपना 50, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया 100, ओके, ये हो गया 150 और ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 200, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ चाहिए था हमें 0,50, तो ये पॉइंट है अपना 0,50, डन, एक पॉइंट निकल गया। अब दूसरा पॉइंट चेक करेंगे, जब y 0 होगा यहाँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 100, करेक्ट। तो चलो एक 100 तो चाहिए। अब देख लेते हैं और भी यहाँ पे भी हमें 100 ही चाहिए और यहाँ पे चलो 0 चाहिए। तो यहाँ पे 100 चाहिए, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये ओरिजिन पता ही है आप सबको, दिस इज नथिंग बट 0 0। नाउ अगर मैं इसे 100 ले लूँ तो इसको मान लेते हैं 20, अगर 40, 60, 80, 100 ऐसे कर सकते हैं। तो चलो 20 ले लिया, 40 ले लिया, 60 ले लिया, 80 ले लिया और ये हो गया अपना 100। तो 100,0 है अपना ये वाला पॉइंट, करेक्ट। तो जो लाइन ड्रॉ होगा पहला वो कैसा हो जाएगा, लाइक दिस, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप देख सकते हो यहाँ, ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमें किस तरफ शेड करना होगा, ओके। तो एक तो समझ रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स इस साइड ही लेना है, अप साइड, हमें डाउन के बारे में बात नहीं करनी, ना ही लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। तो तभी मैंने ग्राफ जो बनाया है बस इतने ही एरिया के लिए बनाया है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 0 पुट करके देख लो x एंड y की जगह पे। तो जब 0 0 करेंगे तो भाई वो नहीं आ रहा है इसमें, दैट मीन्स इनसाइड ना होगी, कहाँ होगा, above this line, isn't it, including this, that means हर जगह इसके ऊपर। तो हम इसे शेड भी कर सकते हैं, तो चलो मैं लाइट कलर से शेड कर देती हूँ, ठीक है, यही वाला हो रहा है अपना। अब चलते हैं दूसरे लाइन पे। जब इस लाइन पे आएंगे तो यहाँ पे है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे भी x 0 रखोगे तो आप क्या देख सकते हो, यहाँ से तो डायरेक्टली समझ सकते हो ना कि 2x इज इक्वल टू y आ रहा है। दैट मीन्स एक तो 0 0 वाला पॉइंट है, ठीक है, दैट मीन्स 0 0 यहाँ पे लेना है हमें, एक ये वाला पॉइंट लेना है। अब दूसरा पॉइंट देख लो कहाँ से मिलेगा, कुछ भी रख लो वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू 100 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ सोच लो कि x की वैल्यू अगर मैं 50 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। दैट मीन्स एक पॉइंट मिल गया है 50 एंड 100। तो यहाँ पे 40 है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा 50, तो 50 एंड 100 दैट मीन्स यहाँ पे मिल रहा है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर इट इज 50,100, ठीक है। अब ये 0 0 से पास होगा तो चलो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, ओके, डन। अब इसमें देखना होगा हमें कि कौन सा एरिया हमें यहाँ शेड करना है। तो जस्ट सी लेस देन इक्वल टू 0 है, कुछ भी वैल्यू रख लो। अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ यहाँ पे, कोई भी ले लो, अगर 20 ले रही हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 20 ली मैंने और y की वैल्यू ले ली 0, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लो ना, ठीक है। कोई भी पॉइंट चेक करना होता है तो 20,0, तो 20,0 लिया तो मैंने 40 माइनस 0 हो गया, तो 40 इज लेस देन 0 नहीं, तो क्या होगा, दिस साइड, नॉट दिस साइड बट दिस साइड, दैट मीन्स अबव दिस। तो चलो मैं इधर शेड कर देती हूँ, ओके। तो ये शेड कर दिया यहाँ पे। अब हमें चेक करना है, नीचे नहीं भी आप शेड करते तब भी चलता, वाई, बिकॉज हमारा जो एरिया है यू कैन सी कि ये येलो वाला भी लेना चाहिए और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होना ही चाहिए और फिर इस साइड। तो अभी तक हमें कॉमन जो मिला है वो ये वाला एरिया मिला है। अब चेक करते हैं थर्ड वाले लाइन को, इसे चेक करना होगा हमें। इसमें जब x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 200, ठीक है। x 0 है तो y की वैल्यू 200, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट, ओके, डन। दैट मीन्स आ रहा है यहाँ 0,200 वाला, ओके। अब दूसरा, जब y 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 100, ठीक है। y 0 है तो x की वैल्यू आ रही है 100, दैट मीन्स सेम पॉइंट। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से एक लाइन बना सकते हैं, तो चलो बना ले। तो यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ जब आप इसको लाइन ज्वाइन करोगे तो आप देख ही रहे हो कि इस लाइन को कहीं ना कहीं वो कट करेगा,
है ना, ये वाले लाइन को 2x माइनस वाई वाले इक्वल्स टू 0 वाले लाइन को। तो अब हमें ये देखना होगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है। तो एक चेक कर लेते हैं कि 50 एंड 100 क्या है इस पॉइंट का इंटरसेक्शन, या तो ऐसे भी कुछ भी वैल्यू रख लो। तो यहाँ देखो आप कि 2x प्लस वाई और इन दोनों को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो यू कैन सी कि क्या हो रहा है, यहाँ इन दोनों को कैंसिल कराओ तो 4x इक्वल्स टू आ रहा है 200, 3x, ठीक है, 3x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ 200। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50। तो जब x की वैल्यू 50 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 100। तो ऑफ कोर्स वी हैव गॉट कि ये वाला पॉइंट भी वो यहाँ से पास करेगा। समझ रहे हो आप। तो अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर दिया। ये है कौन सा लाइन, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, ठीक है। अब चेक करना है कि कौन सा वाला एरिया हमें लेना है, आउटसाइड या इनसाइड। तो ध्यान देते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो तो देख सकते हो कि इसके कोई भी लेना है तो 0 0 हम चेक कर सकते हैं। तो अगर 0 0 लिया तो लेस देन, यस इट इज ट्रू, लेस देन 200 है। दैट मीन्स हमें इनसाइड वाला एरिया यहाँ पे शेड करना होगा। आर यू गेटिंग दिस। अब मुझे बताओ कि कौन सा एरिया एग्जैक्ट कॉमन आ रहा है। तो सारे मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे एक ये पॉइंट मिला, हमें यहाँ से बढ़ना था, चलना था, चलते चलते हम पहुंचेंगे यहाँ। ओके, एज यू कैन सी कि येलो लाइन यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ स्टॉप करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ चलेंगे एंड देन वी हैव टू स्टॉप ओवर हियर। दैट मीन्स अपने पास जो 4 पॉइंट्स मिले हैं वो ये है, ये है, ये है, 4 पॉइंट्स है, हाँ यस 4 पॉइंट्स है अपने पास और एक ये भी पॉइंट है, ठीक है। दैट मीन्स हमें ये वाला पॉइंट भी निकालना है। तो फटाफट से मुझे ये वाला पॉइंट निकाल के बताओ कि क्या आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, इस वाले लाइन का और इस वाले लाइन का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स 2x माइनस वाई एंड यहाँ पे जो x प्लस 2y इक्वल्स टू 100 है, इनका हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू 2x। तो y इक्वल्स टू जब हम 2x रखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है 5x इक्वल्स टू 100, दैट मीन्स 20। अब ये 20 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 20 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, राइट। तो 20 ऐसे भी देख सकते हो कि 20 पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 20,40। तो ये वाला पॉइंट है अपना 20,40। क्लियर, अंडरस्टूड, नो कंफ्यूजन एट ऑल। बस कुछ नहीं करना है। आप अगर देखो इस वाले पेन से आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा ऐसा कि बहुत ज्यादा हौच पौच है, इस क्वेश्चन को आप अपने से ड्रॉ करो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम है लीनियर जो आपने प्रोग्रामिंग की है ना, जब आप लीनियर ऐसे बना रहे थे ग्राफ वाले चैप्टर को, जब आपने क्लास 11 में किया था, तो वहां पे भी आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि ये आप 12 में भी डील करोगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बस वहीं पे इसका यूज है। वो जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया था, एक बार एकदम थॉरोली इसको चेक करो कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। शेड करना है तो आप आराम से पेंसिल यूज करो, देखो कि कौन कौन से अपने कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। क्लियर, बस एक बार कॉर्नर पॉइंट मिल गया उसके बाद तो कोई काम करना ही नहीं है, बस सिंपल सा काम करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व किया, यू हैव टू राइट हियर कि व्हाट इज गिवन, द गिवन कांस्टेंट्स आर, ये लिखने के बाद सेम टू सेम मैं यहीं से उठा रही हूँ, इसे आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नाउ एक टेबल ड्रॉ करो। इस टेबल में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑन द टॉप लिख लेना है कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, और यहाँ लिख लेना है वैल्यू ऑफ z, ठीक है, जिसे हमें करना था यहाँ पे मैक्सिमाइज। ओके डन। अब सारे कॉर्नर पॉइंट्स हम लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो एज यू कैन सी कि 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं अपने पास, तो चलो दैट मीन्स 4 यहाँ पे हमें रोज बनाने हैं। तो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है देख लेते हैं, दिस इज 0,50। ओके, देन अपने पास आया है 20,40। ओके, देन अपने पास आया है 50,100। ओके, नेक्स्ट है अपने पास ये वाला पॉइंट दैट इज 0,200। ओके, तो 0,200 लिख लेते हैं। अब वैल्यूज निकाल लो। तो 0 और 50 पे क्या वैल्यू आएगी z की, जस्ट सी 0 जब रखेंगे यहाँ और 50 यहाँ, तो 50 × 2 हो जाएगा 100, तो दैट मीन्स यहाँ वैल्यू आ रही है 100। अब चेक करो जब 20 एंड 40 रखेंगे तो z की वैल्यू जब 20 है और y की वैल्यू जब हम 40 रखेंगे तो 20 + 40 × 2 80, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 100। तो मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं अपने पास, दो पॉइंट पे सेम वैल्यू। ओके, नाउ 50 एंड 100 रखो, तो 50 रखोगे यहाँ 100, दैट मीन्स 250, तो यहाँ लिख सकते हैं 250। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ तो देख सकते हो कि 400 आ रहा है। सो नाउ यू टेल मी कि कौन सा मैक्सिमम है,
परफेक्ट, दिस वन। तो यहाँ पे एक एरो दिखा देना और लिख देना दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो देयरफॉर z मैक्स, और लिख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 400, कहाँ पे, एट 0,200। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ बोला गया था सॉल्व द अबव एलपीपी ग्राफिकली, तो ग्राफ बना के सॉल्व किया और आंसर हमने निकाल दिया है। डन, अंडरस्टूड। तो अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि सेक्शन डी, जहां पे हर एक क्वेश्चन होंगे अपने 6 मार्कर। और ये देखो, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 24। मैंने बताया था सेक्शन डी में एंटर कर रहे हैं, 6 मार्क के क्वेश्चन आ चुके हैं, दैट मीन्स वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट बस एक ही मार्क्स कम होगा, 6 की जगह पे अब 5 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि ये वाला जो आप कर रहे हो ना 2017 का पेपर, इसमें आते थे 100 मार्क्स वाले क्वेश्चन, बट अब आपको पता ही है कि 20 मार्क्स आपका इंटरनल है, दैट मीन्स 80 मार्क्स से पेपर होंगे। तो अकॉर्डिंगली अगर इसके बारे में करना है तो मैं आपको बाद में एक सेशन में बता दूंगी कि कहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का पैटर्न है, राइट। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चलो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है और देख ही सकते हो आप, जैसे ही देख रहे हो ये वाला, तब समझ गए कहाँ से है, करेक्ट, मैट्रिसेस से। तो यहाँ क्या है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट दिस इनटू दिस, ओके, एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस दिस दिस। बहुत सिंपल है, 3 इक्वेशन है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये भी आपको बनाएगा 3x3 का मैट्रिक्स के साथ x एंड देन इक्वल्स टू b वाला मैट्रिक्स, राइट। वैसे ही होता है, आपको पता ही है, तो बस वैसे ही करना है। दैट मीन्स इन दोनों का सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ले लेना है। तो चलो निकाल लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट -4 4 4, यहाँ है -7 1 3, दैट मीन्स जो भी गिवन है एज इट इज लिख दो। ठीक है, यही अपने पास दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो चलो ले लेते हैं प्रोडक्ट। बताइए आपको प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, रो को मल्टीप्लाई करते हैं हम कॉलम से, यस, एकदम एलिमेंट वाइज विथ एडिशन। तो क्या हो जाएगा, -4 + 4 एंड देन +8, राइट। तो -4 + 4 एंड देन +8, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 -8 एंड देन यहाँ +4, ओके। नाउ -4, ओके, देन प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 8, ओके, एंड देन +12, डन। अब देखते हैं सेकेंड रो में, तो -7, ओके फाइन, देन +1 एंड देन यहाँ पे 3 × 2 प्लस, दैट मीन्स +6। अब यहाँ आ रहा है -7, ओके, देन -2 एंड देन 3 +3, ओके, ठीक है। ये माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा, प्लस होगा ना, तो दिस इज +7 -2 +3, ठीक है, डन। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखना कि जब भी -7 माइनस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मैट्रिसेस पे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं। ओनली द थिंग इज दैट कि यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, इसमें कहीं ना कहीं कुछ भी जो करते हो उसमें आप मिस्टेक करोगे, बस पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, ओके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, ओके, डन। बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना है, अच्छे से करना। तो दिस इज -7 × 1, अब थर्ड वाले पोजीशन पे चलते हैं यहाँ, तो -7 × 1, -7 यहाँ हो गया, देन -2 हो गया एंड देन +9 हो गया, ओके। ना यहाँ पे आपका आ रहा है 5 × 1, ठीक है, -3 माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 एंड देन यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 हो गया, -3 हो गया, देन यहाँ पे -3 होगा ना, ये 5 × 1 देन -3 × 1, तो फिर -1 × 2, डन। नाउ 5 × -1 ये हो गया आपका -5, देन +6 एंड देन -1, डन। नाउ हियर इट इज 5, देन +6, ओके, देन -3, ठीक है, ओके, डन। अब हो गया अपना काम खत्म। अब निकालते हैं इसकी वैल्यू फाइनली। तो व्हाट वी हैव गॉट हियर, जस्ट चेक, ऐड कर दो। तो -4 + 4 कितना, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो बचा क्या यहाँ पे 8, ओके। अब ये देखो 4 + 4 8 होता है, -8 ये कट गया, तो दैट मीन्स 0 बच रहा है यहाँ। अब यहाँ देखो 8 4 12 होता है और ये भी 12 खत्म, यहाँ पे भी 0 हो गया। अब यहाँ चलते हैं, तो -7 है +1 मतलब -6 और ये 6, दैट मीन्स ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे भी 0 मिल गया। ये देखो 7 + 3 कितना होता है, 10 - 2 8 हो गया है, डन। नाउ -7 - 2 9 और ये भी -9, तो दैट मीन्स 0 हो गया। अब यहाँ देखो
5 माइनस ये भी 5 0। ओके, दैट मीन्स हमारे पास लगता है कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ आ रहे हैं। -5 -1 6, ये भी कैंसिल, तो बचा 0। यहाँ पे देखो 5 + 6 11 - 3 8 होता है। Yes, what we have got? You can see यहाँ पे directly that this is nothing but 8 into I, isn't it? That means जो हमें ये निकालना था, this one is equal to 8 into I. Are you getting this? आप सोचो कि थोड़ी देर के लिए assume कर लेते हैं that this matrix is nothing but कुछ भी ले लो, ये हो गया आपका suppose A matrix और ये है आपका B matrix, ठीक है? So what is given here? ये given है कि A into जब हमने B किया तो अपने पास आ गया है 8I. Fine. That means अगर मैं यहाँ बोलूँ कि AB is equal to 8I, that means दो मैट्रिक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है अपना 8I. तो क्या मैं इसे ऐसे भी नहीं लिख सकती कि this AB upon 8 is coming as I? We can write, no problem at all. और I कब आता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन? जब एक जो होता है वो दूसरे का इनवर्स होता है, isn't it? तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ इस तरह से? यहाँ से लिखा जा सकता है किसी को किसी के इनवर्स के फॉर्म में। अब उसको करने के पहले कि किसको किसकी तरह से लिखना है, फर्स्ट वी विल चेक द क्वेश्चन जो गिवन है अपना, दैट मीन्स जो सोल्यूशन हमें निकालना है जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। क्यों? बिकॉज अब ए का इनवर्स लेंगे या बी का, वो तो डिपेंड करेगा ना इस इक्वेशन के ऊपर। तो सबसे पहले अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ओके, सो द गिवन इक्वेशंस आर क्या क्या है इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो डायरेक्टली मैं वहीं से लिख रही हूँ इन मैट्रिक्स। तो गिवन इक्वेशन को जब मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं पहले। तो दिस इज 1 -1 1, ठीक है, ये कितना है 1 -2 -2, डन। देन हियर इट इज 2 1 and 3, एंड फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, यू कैन सी कि x y z है तो x y z हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, ये है 4 then 9 and then 1. Now tell me कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, ये मैच करो। yes, it is coming as B, isn't it? That means ये जो है अपना B मैट्रिक्स है। तो this implies nothing but B into X is equal to ये जो मैट्रिक्स है that is 4 9 1. दैट मीन्स बेसिकली हमें चाहिए क्या, सॉल्व करना है, दैट मीन्स करेक्ट एक्स वाई जेड ही निकालना है। सो अगर लेट अस अज्यूम कि इस वाले मैट्रिक्स को मैं नाम दे रही हूँ सी, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू सी, यही होगा ना। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, बी इनवर्स। और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ए बी अपॉन 8 की वैल्यू गिवन है एज आई। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें निकालना होगा बी इनवर्स। टेल मी क्या होगी वैल्यू बी इनवर्स की। तो हियर यू कैन सी जब बी इनवर्स निकालना है दैट मीन्स इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 8 ओनली। तो हमें क्या निकल के आ गया है यहाँ कि दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 8 इंटू एक्चुअली a। करेक्ट, यही करना है हमें, बी इनवर्स हमें यही मिल रहा है। तो अब बस इस बी इनवर्स का, बिकॉज यहाँ गिवन है, यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन, तो इसको निकालना है। दैट मीन्स यहाँ से हमें वापस वो ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, यहाँ से नॉट ए इनवर्स, बी इनवर्स निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करते थे, अगर ये नहीं गिवन होता तो हमें यहाँ से करना था कि एडजॉइंट ऑफ बी निकालते अपन हम डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालते, राइट, वही करना था। बट यहाँ हमें इसे यूज करना है, इसका क्या मतलब है, वहीं से हमें बी इनवर्स निकालना है। और आप देख ही सकते हो कि बहुत सिंपल से हम इसको ले आ सकते हैं, दैट इज a अपॉन हम बस 8 कर देंगे। करेक्ट, यही आ रहा है। तो दैट मीन्स अब जो हमें चाहिए x, वो हम क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू b इनवर्स इंटू c, दैट मीन्स बेसिकली इट इज 1 अपॉन 8 इंटू a इंटू c, यही निकालना है। अब निकाल लो इसकी वैल्यू, 1 अपॉन 8 लिख देते हैं, a की वैल्यू लिख दो यहाँ से। तो क्या गिवन है, इसे हमने a अज्यूम किया था, तो दिस इज -4 4, देन इट इज 4 अगेन, ठीक है। यहाँ पे है -7 1 एंड देन 3, ये है अपना 5 -3 देन -1, और c की वैल्यू कितनी है, अभी अभी हमने यहाँ निकाला है 4 9 1, तो लिख दो। अब बस सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वाला थिंग है, इसको मल्टीप्लाई करो, लिख दो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे। तो इफ यू विल सी कि -4 इंटू 4 कितना आता है, -16, प्लस 9 इंटू 4 कितना होता है, 36, प्लस 4 कितना आ गया 24। इसको सॉल्व करोगे तो -16 देन -8। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, 8 टाइम ये डिवाइड हो रहा है, दिस इज 3 -2 एंड देन -1। सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई है 3, y की वैल्यू आ गई है -2 एंड z की वैल्यू आ गई है -1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।
मैंने बताया था ना, जब भी आप आंसर करना उसको हाईलाइट कर देना दैट दिस इज योर फाइनल आंसर विच यू हैव कैलकुलेटेड। सो डन, आपके 6 मार्क्स आपके पास। ओके, समझ रहे हो आप? तो आप चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। और नाउ यू कैन सी ये है अपना क्वेश्चन नंबर 25, जो कि सेक्शन डी से, और यहाँ पे भी अपने 6 मार्क, राइट। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। कंसिडर f such that r माइनस ऑफ 4/3, क्या है ये? करेक्ट, डोमेन है, और डोमेन में से सारे रियल नंबर में से बस -4/3 को हटा लिया गया है। ओके, ठीक है। 2 r माइनस 4/3, दैट मीन्स जो अपना को डोमेन है, ये मत बोल देना रेंज, को डोमेन जो है वो कैसा है? 4/3 को बस हटा लिया गया है सारे रियल नंबर में से। ओके, डन। समझ रहे हो ना कि डोमेन ऐसा क्यों लिया गया है? डोमेन देख लो ध्यान से कि गिवन जो फंक्शन है वो है 4x + 3/3x + 4, दैट मीन्स अगर x की वैल्यू में रख दूं -4/3 तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर? 0। तो दैट मीन्स जब हम डिनोमिनेटर में 0 को अवॉइड करते हैं तभी अपना फंक्शन डिफाइंड होता है प्रॉपर्ली, और उसी के लिए यहाँ पे डोमेन इस तरह से डिफाइंड है, राइट। ये सब चीजें तो आपको पता ही होगा। तो ध्यान रखना, जब हम फंक्शन वाला चैप्टर करते हैं तो यहाँ 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आ गया है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, इन सब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, बिकॉज ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि इस वाले चैप्टर में से बहुत सारी चीजें एलिमिनेटेड हैं, तो बचा क्या? बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें बची हुई हैं। ओके, उन्हीं में से बस आपके क्वेश्चन आएंगे फॉर श्योर, क्योंकि इसका वेटेज भी काफी अच्छा है। तो दैट मीन्स उन सब चीजों का पकड़ आपका एकदम मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ आगे क्या है। शो दैट द फंक्शन इज, दैट मीन्स f इज बाइजेक्टिव। टेल मी, क्या होता है बाइजेक्टिव? करेक्ट, नाम से ही समझ रहे होगे। बाई दैट मीन्स दो चीजों के बारे में बात करना है। कौन से दो चीजें? 1 1 एंड ऑन 2। जब दोनों को मिक्स कर देते हैं दैट मीन्स कोई फंक्शन अगर 1 1 भी है साथ ही ऑन 2 भी है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? बाइजेक्टिव। समझ रहे हो? कभी कभी ये भी बोला जाता है कि फाइंड द फंक्शन, या तो शो द फंक्शन दैट दिस इज 1 1 ऑन 2। कभी बाइजेक्टिव लिखा है तो ये मत कंफ्यूज होना कि बाइजेक्टिव क्या है, राइट। ध्यान रखना, 1 1 के लिए एक और नाम होता है इंजेक्टिव, और ऑन 2 के लिए एक और नाम होता है सर्जेक्टिव। अब 1 1 ऑन 2 के लिए एक और नाम होता है, उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पे हमें यही शो करना है कि जो फंक्शन है वो 1 1 भी है एज वेल एज ऑन 2 भी है। ओके, अब उसका दूसरा पार्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ f and hence find f inverse 0 and x such that f inverse x is equal to 2। तो ये जो बोर्ड में की गई चीजें हैं मैंने पर्पसफुली किया है सो दैट आप समझ जाओ कि ये जो चीजें हैं दैट मीन्स इनवर्स, ये सब कुछ अब आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। ओके, तो दैट्स वाई हम लोग इसको नहीं करेंगे, बस यहीं तक पहुंचेंगे, राइट। ठीक है, अब देखो ऑप्शनल में भी जो क्वेश्चन है उसमें है आपका बाइनरी ऑपरेशन वाला, राइट। आप देख भी सकते हो, ये वाला जैसे ही मार्क दिखा तो समझ ही सकते हो कि कहाँ से है। बाइनरी ऑपरेशन से वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है दिस टाइम, सो दैट्स वाई इसे भी हम नहीं करेंगे। तो क्या बचा? सिर्फ छोटा सा पार्ट, उसमें ही आपके क्वेश्चन की मार्क्स आ जाएंगे इस बार। तो यहाँ पे क्या है, इसको बस हमें प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो है अपना बाइजेक्टिव। ओके, तो चलो पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। So the given thing is here f such that r minus 4/3 to कहाँ जा रहा है? r minus 4/3, ठीक है। ओके, सो लेट दैट a, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया कि a को मान लिया ये जो गिवन डोमेन है दैट इज -4/3, ठीक है। 2, अब यहाँ पे और b को मान लिया है कि b जो है वो है अपना r -4/3, ठीक है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ये b है अपना, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई, जब मैंने ये अज्यूम कर लिया तो क्या मतलब हो गया, f जो अब डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ है? a to b। वो मैंने इसलिए कर लिया सो दैट जब आप इसको बारी बारी यूज करोगे तो ऐसा हो सकता है कि कहीं माइनस गलती से मिस हो जाए। तो इससे बेटर है कि डोमेन को डिफाइन कर दिया a से और को डोमेन को डिफाइन कर दिया हमने b से, राइट। तो अब लिखना ईजी हो जाएगा। ओके, अब देखो बाइजेक्टिव प्रूव करना है, इसका मतलब क्या करना है? दो चीजें, 1 1 एज वेल एज ऑन 2। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं कि ये 1 1 है या नहीं। याद है ना 1 1 क्या होता है? यस, जो कि मेनी 1 नहीं होता है, राइट। इसका मतलब अगर f of x1 इज इक्वल टू f of x2 है, दैट मीन्स इमेज अगर एक ही है तो उसके जो प्री इमेज होंगे वो भी एक होंगे, दैट मीन्स x1 और x2 भी इक्वल होगा। बस यही तो था इसका फंडा, है ना, यही तो इसका बेस है। इसको समझ चुके हो तो दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलो पहले 1 1 के लिए चेक कर ले यहाँ पे, तो यहाँ कर लेते हैं। तो पहले फॉर 1 1, ठीक है। तो 1 1 के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक है। और जहां पे x1 x2 है क्या?
वेयर यू हैव टू राइट वेयर x1 कॉमा x2 जो है वो बिलोंग किसको करता है, डोमेन को, और इसीलिए मैंने वहां अज्यूम किया था कि उसको मैंने नाम दे दिया है a, ठीक है, ओके तो चलो x1 x2 बिलोंग करता है a को, तो चलो ये अगर मैंने अज्यूम किया है तो दिस इंप्लाइज व्हाट, f ऑफ x1 में x1 रख दो, तो दैट मीन्स f ऑफ x1 यहाँ पे ये भी गिवन है, एक और चीज जो गिवन है वो भी लिख देती हूँ, f ऑफ x जो है यहाँ वो गिवन है, करेक्ट, यही गिवन है, तो चलो अब यहाँ रख देते हैं f ऑफ x1, तो ये हो गया आपका f ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3 अपॉन 3x1 प्लस 4 एंड दिस इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, दैट मीन्स 4x2 प्लस 3 अपॉन 3x2 प्लस 4 एंड दिस इक्वल्स टू नथिंग बट f ऑफ x2 है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें बेसिकली सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो दिस इज 12x1 x2 देन प्लस 9x2, ठीक है, प्लस 16x1 प्लस 12 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इधर भी कल मल्टीप्लाई करो तो दिस इज 12x1 x2 अगेन, ओके, देन प्लस 16x2, ओके, देन प्लस 9x1 एंड देन प्लस 12। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये चीजें इसके साथ गई, ये 12 भी हो गया कैंसिल, दोनों साइड है इक्वल। अब देखो यहाँ पे 16x2 है और यहाँ पे है 9x2, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, 16 माइनस 9 कितना हो जाता है 7, और यहाँ पे भी 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो आ रहा है अपने पास 7x1 इक्वल्स टू 7x2, तो 7 7 कैंसिल, तो क्या मिला हमें, x1 इज इक्वल टू x2, इजंट इट, यही आ रहा है। तो देखो हम कहाँ से लेके चले थे, हमने अज्यूम किया था कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, और वहां से हमें मिल गया कि x1 इज कमिंग एज ऑल्सो इक्वल टू x2, तो क्या मिला हमें, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज an 1-1 फंक्शन, ठीक है, तो f ऑफ x जो आ गया, ये आ गया अपना 1-1 फंक्शन, 1-1 तो प्रूव कर दिया, अब क्या करना है, ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, देख लो, अब करते हैं हम यहाँ पे ऑन टू के लिए प्रूफ। तो यहाँ फॉर ऑन टू जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ऑन टू के लिए आपको पता ही है कि हमें क्या करना होता है, सबसे बेसिक थिंग है डोमेन, अभी भूल जाओ, को डोमेन के बारे में सोचो, तो जब को डोमेन विल बी इक्वल टू योर रेंज, समझ रहे हो, मतलब दैट मीन्स जो अपना को डोमेन है यहाँ वो रेंज होना चाहिए, इसका मतलब ये जो पार्ट है दैट मीन्स बी में एक हर एक पॉइंट के लिए आपके पास एक डिफाइंड प्री इमेज होना चाहिए, क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट, ये मीनिंग मैंने पहले ही समझाया है जब मैंने आपको एनसीईआरटी वाला सोल्यूशन कराया था रिलेशंस एंड फंक्शंस का, उसमें इस तरह के लाखों क्वेश्चन, नॉट लाखों मतलब बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो बारी बारी से मैंने बहुत बार समझाया था कि क्या मतलब होता है, कैसे हम प्रूव करते हैं कि ऑन टू है, तो उसके लिए बस यही आपके पास दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आपके पास हमेशा को डोमेन को आपको इक्वेट करना है रेंज के साथ, अगर दोनों इक्वल है तो वो होगा आपका ऑन टू फंक्शन, ठीक है, दैट मीन्स मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, अगर y को हमने अज्यूम कर लिया कि ये है आपका गिवन फंक्शन, तो x को इन टर्म्स ऑफ y ले लो, अब देखो कि हर एक वैल्यू के x के लिए दैट मीन्स डोमेन में जब हम x पुट करते हैं तो क्या सारा का सारा हमें को डोमेन में मिल रहा है, समझ रहे हो, तो चलो पहले देखो यहाँ पे अज्यूम कर लो, लेट y इज गिवन बाय जो गिवन फंक्शन है 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है, ये अज्यूम कर लिया, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग टू यहाँ पे क्या है अपना a, डन, ओके डन, नाउ दिस इंप्लाइज अब हमें x में चाहिए, x को चाहिए y के टर्म में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 3xy प्लस 4y क्या इक्वल्स टू 4x प्लस 3, राइट, अब हमें x में चाहिए तो x वाला सारा टर्म इस साइड ले आएंगे, तो दिस इज 3xy माइनस 4x करेंगे और इसे लेके जाएंगे उस साइड, तो 3 माइनस हो जाएगा 4y, आर यू गेटिंग दिस और नॉट, यस, बस x के टर्म में लाना है, तभी मैं x कॉमन ले रही हूँ, तब यहाँ पे x कॉमन लिए तो क्या मिलेगा 3x माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4y, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x की वैल्यू आ गई है 3 माइनस 4y अपॉन 3x माइनस 4,
ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ y, जहां पे आया है 3 - 4y अपॉन 3x - 4, और ये कब डिफाइंड होगा, जबकि डिनोमिनेटर अपना जीरो ना हो, और वो कब जीरो नहीं होगा, जब x की वैल्यू विल बी नॉट इक्वल टू 4/3, राइट, अदरवाइज सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो क्या मिला हमें, दिस इम्प्लाइज, एंड ये क्या लिख सकते हैं, ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 4/3। Are you getting this or not? Yes. So क्या हमें समझ में आया, this implies, यहां से लिख सकते हैं, this implies कि when y belongs to all real number except this 4/3, that means basically इसकी जगह पे आप b भी लिख सकते थे, ठीक है, when y belongs to b, then x belongs to a, that is r minus of 4/3. Are you getting this? इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी अपना y जो है इस b में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास x की वैल्यू है, that means it is there in the domain. तो इसका क्या मतलब हुआ, this implies that अपना जो फंक्शन है वो है on 2, because range आ गया है कोडोमेन के बराबर, right? So here the range is equal to कोडोमेन. Therefore function f of x is on 2. अब वहां हमने निकाला था कि फंक्शन आ गया था 1 1, यहां प्रूफ कर दिया कि फंक्शन आ गया है ऑन 2. तो देयरफॉर व्हाट वी अंडरस्टूड, आराम से लिख सकते हैं, यहां पे चलो मैं लिख देती हूं, ठीक है. सो हेंस द फंक्शन f of x is बाइजेक्टिव. ठीक है, आप चाहो तो 1 1 ऑन 2 भी लिख सकते हो, बट क्वेश्चन जिस तरीके से गिवन होता है हमें वैसे ही लिखना चाहिए. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव. और यहाँ पे जहां आप 1 1 एंड ऑन 2 लिखे हो, ये भी बेटर होगा कि अगर आप 1 1 की जगह लिख दो इंजेक्टिव, ऑन 2 की जगह लिख दो सर्जेक्टिव, तो दोनों ही तरीके से सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, अगर 1 1 ऑन 2 लिखे हो तब भी करेक्ट है, अगर इंजेक्टिव और यहाँ पे सर्जेक्टिव लिख रहे हो तब भी करेक्ट है, बट आंसर में यू शुड राइट दैट द फंक्शन इज योर बाइजेक्टिव. ओके, राइट, डन. तो चलो आपके 6 मार्क्स हो गए. यहाँ पे मान रही हूँ कि ये थोड़ा सा ब्रेकअप में था, जो कि हमें नहीं करना था ये वाला क्वेश्चन, इसलिए. बट आपके अगर क्वेश्चन में इस बार आएगा तो ऐसे भी पता है आपको कि इस बार आपके जो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो होंगे 5 मार्क्स के. करेक्ट, उसका पैटर्न चेंज हो चुका है. क्वेश्चन पेपर का ये था आपका 100 मार्क्स का, तभी आए हैं यहाँ 6 मार्क्स के. अभी है 80 मार्क्स का पेपर, तो तभी आपकी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो होंगे 5 मार्क्स के. क्लियर. तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 26. एंड यहाँ पे रहा अपना क्वेश्चन नंबर 26, वो भी है 6 मार्क का, सेक्शन डी का, राइट. तो दैट मीन्स लॉन्ग आंसर का टाइप का क्वेश्चन है. कौन से टॉपिक से है देखते हैं. शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड विथ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब. कहाँ से है, समझ ही गया होगा, क्वेश्चन पढ़ते के साथ मिनिमम वाला टर्म आया है. यस, इट इज फ्रॉम मैक्सिमम मिनिमा, जो कि है अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, राइट. तो यहाँ से आते ही है लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है. तो ये बहुत ध्यान से करना, समझना अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही आएंगे. ओके, तो चलो इस बार ही हो सकता है कि आपके सिलेबस में से जो डिडक्ट हो चुके हैं उसको छोड़ के यहाँ से देखो मैक्सिमम मिनिमा इस बार भी इंक्लूडेड है, तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन में उठ के आ जाए. ठीक है, तो चलो देखते हैं. अब करना क्या है, हमें आपको शो करना है कि जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा कब, जबकि कुछ बातें हैं हमारे पास. एक क्लोज क्यूबॉइड जो है, जिसका जो बेस है वो स्क्वायर है और हमारा वॉल्यूम भी गिवन है, और जब ये क्यूबॉइड जो है बन जाएगा क्यूब, तो उसका सरफेस एरिया होना चाहिए मिनिमम. ये प्रूव करना है हमें. ठीक है, तो सबसे पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं. ये क्यूबॉइड, राइट, और जिसका की बेस जो है वो क्या है, स्क्वायर. दैट मीन्स बेसिकली अगर ये वाला जो लेंथ है दिस इज ए, तो दैट मीन्स ये वाला भी जो लेंथ है वो भी क्या होगा, ए होगा. यही बोला गया है ना. समझ रहे हो आप बात क्या मैं बोल रही हूँ. दैट मीन्स जो बेस है उसका, वो अगर क्यूब है तो ऑफ कोर्स उसका जो टॉप वाला बेस है वो भी क्यूब होगा. इसका मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है. लेट अस अज्यूम, ठीक है, कि मैंने उसका बेस मान लिया है ए है. डन. ओके, अब क्या है ये, लेट अस अज्यूम कि ये जो हाइट है ये तो अभी हमें नहीं पता है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि दिस हाइट इज नथिंग बट एच. ओके, डन. कर लिया इतना काम. अब ये वाला जो क्यूबॉइड है जब बन जाएगा क्यूब, दैट मीन्स हम क्यूब तो आराम से ड्रॉ कर सकते हैं ना.
बचपन में ही सीख लिया था है ना। चलो तो ये क्यूब, जब ये क्यूब बन जाएगा तो उसका जो सरफेस एरिया है वो आना चाहिए मिनिमम। यही है अपने में क्वेश्चन, यही पूछा गया, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ओके तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो जो आपने यहाँ लिखा है AH, आप क्वेश्चन में एकदम वैसे ही आंसर करना जैसे कि किया जाता है पेपर में। तो एकदम अच्छे से लिख लो यहाँ पे कि लेट अस अज्यूम, हमने यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया है, लेट हियर A बी द बेस एंड जो भी है समझ लो लेंथ, दैट इज साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर बेस लिख देती हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ये। ओके एंड लेट अस अज्यूम कि h जो है वो हाइट है ऑफ द गिवन क्यूबॉइड। फाइन, ये लिख दिया मैंने। तो गिवन क्यूबॉइड की जो हाइट है h, इसका मतलब जो हमें यहाँ प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है, हमें जो सरफेस एरिया बतानी है कि मिनिमम है वो कब, जबकि ये क्यूबॉइड बन जाएगा क्यूब, इसका मतलब h की वैल्यू क्या हो जाएगी a, इजंट इट। तो दिमाग में साइड में लिख लेना कि यू हैव टू प्रूव बेसिकली h शुड बी इक्वल टू a व्हेन दिस सरफेस एरिया इज मिनिमम। आप समझ गए होंगे पॉइंट कैसे हमने सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे उसमें मैंने सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे, क्लू तो मिल ही गया होगा और खुद से सॉल्व भी कर पा रहे होगे। तो चलो अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। दैट मीन सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूबॉइड क्या होता है सबसे पहले मुझे बताओ। सो गिवन दैट वॉल्यूम इज, लेट्स से कि ये है V, ठीक है। सो गिवन वॉल्यूम को मैंने अज्यूम कर लिया कि उसको मैं ले यहाँ पे V के नाम से दिखाऊंगी। तो वॉल्यूम होता क्या है, बेसिकली जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH। तो L यहाँ पे क्या है, यहाँ देख लो, L मतलब लेंथ, दैट मीन्स A ओनली, एंड देन B क्या है, वो भी अपना A है, और हाइट है यहाँ पे H, दैट मीन्स बेसिकली इट इज A स्क्वायर H, इजंट इट, राइट। अब देखो A स्क्वायर हमने अज्यूम किया है, H हमने मान लिया है, और V यहाँ पे गिवन है, समझ रहे हो बात। तो अगर हम चाहें तो h को मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ ना, v अपॉन a स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यों मैंने ऐसा ले लिया, सो दैट एक ही हमारे पास अननोन बचेंगे, समझ रहे हो। आपको याद होगा ना, जब भी हम डेरिवेटिव वाले चैप्टर में डिराइव करते थे, यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएट करते थे, तो विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग होता था, और वहां पे हमें एक ही चाहिए होता था, जो भी एक समझ लो कि वेरिएबल, राइट। तो मैंने h को एज की v गिवन है, इसलिए v को एज कांस्टेंट आप ट्रीट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, h एंड a, तो एक ही में कन्वर्ट कर दिया, डन, अंडरस्टूड। अब हमें चाहिए क्या, सरफेस एरिया। नाउ द सरफेस एरिया, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सरफेस एरिया दैट इज SA, ठीक है। तो चलो SA ना लेके मैं कैपिटल A लिख देती हूँ। तो सरफेस एरिया को मैंने लिख लिया कि लेट अस अज्यूम यहाँ पे A है सरफेस एरिया, ठीक है, से A, ओके फाइन। तो जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, राइट, यही होता है। दैट मीन्स LB यहाँ पे क्या हो जाएगा, L यहाँ पे A है, B भी यहाँ पे A है, तो A स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ध्यान रखो थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगे, 2 इंटू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। तो L यहाँ पे है इक्वल्स टू B यहाँ पे है A, करेक्ट, ये गिवन है। तो LB गिवन है यहाँ पे A, अब बस जहां जहां H है वहां पे आपको H रखना है। तो क्या हो जाएगा, LB मतलब A स्क्वायर, BH का मतलब AH, प्लस अगेन क्या हो जाएगा, HA, दैट मीन्स AH अगेन वी कैन राइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ what we can do here, A स्क्वायर प्लस ये हो गया 2AH। नाउ यू ऑल कैन सी कि H की वैल्यू हमने V के फॉर्म में रख ली है, तो यहां से मैं उसकी वैल्यू रख देती हूँ, A स्क्वायर प्लस 2A इंटू H की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, V अपॉन A स्क्वायर, डन, क्लियर। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, देखो ये A हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 2 इंटू A स्क्वायर प्लस 2V अपॉन A,
ठीक है, यही वैल्यू आ रही है। सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें इसे करना है मिनिमाइज। दैट मीन्स हमें बताना है कि ये होगा मिनिमम कब, जबकि h शुड बी इक्वल टू a। क्या करोगे, सबको पता चल ही चुका होगा कि कैसे सॉल्व करना है, इजंट इट? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। तो टेल मी क्या करना है हमें यहाँ पे। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, जो भी एक वेरिएबल है। तो यू कैन सी यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, क्या है वो a। अब समझ में आई बात कि क्यों हमने यहाँ कन्वर्ट करा है इसको, नहीं तो यहाँ दो दो वेरिएबल होते a भी और h भी, तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, a के रेस्पेक्ट में हम इसे अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन राइट हियर डिफ्रेंशिएटिंग a विथ रेस्पेक्ट टू क्या है यहाँ पे a। ठीक, तो क्या हो गया अपना dA अपॉन द स्मॉल da विल बी इक्वल टू, टू तो कांस्टेंट है रहेगा एज इट इज। a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, परफेक्ट, सबको याद ही होगा 2 इंटू a। नाउ प्लस 2v है तो कांस्टेंट है तो रहेगा एज इट इज, बट अपॉन a है तो 1 अपॉन a का डिफरेंशिएशन, यस a टू द पावर -1 याद कर लो। सो -1 इंटू a टू द पावर -2 हो जाएगा। दैट मीन्स -2 भी कांस्टेंट है रहेगा एज इट इज अपॉन a स्क्वायर। डन, क्लियर। सो अब ये वैल्यू आ गई है। अब आपको वैल्यू निकालने के लिए, मिनिमम चेक करने के लिए क्या करते थे हम, इसे इक्वेट करते थे 0 के साथ, इजंट इट? सो फॉर d कैपिटल A अपॉन स्मॉल da इक्वल्स टू 0 में हमें क्या मिलेगा, 2 तो कांस्टेंट है चला जाएगा, बचेगा 2a इज इक्वल्स टू 2v अपॉन a स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर 2 हो गया कैंसर, तो क्या मिला, v इज इक्वल्स टू आ गया है a क्यूब। v इक्वल्स टू a क्यूब समझ ही सकते हो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम बन गया अपना a क्यूब, और वो कब होता है, जबकि ये होता है क्यूब, इजंट इट? समझ रहे हो? दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है a की वैल्यू आ गई है v टू द पावर 1/3। ठीक है, या तो बोल लो a क्यूब इज इक्वल टू हियर v। तो अब हम क्या करेंगे, d टू a अपॉन d स्क्वायर a हम चेक करेंगे, समझ रहे हो आप? d टू a अपॉन d a स्क्वायर हम चेक करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, करेक्ट? तो चलो चेक कर लेते हैं। सो नाउ कलर चेंज कर लेती हूँ। सो नाउ d2a अपॉन da स्क्वायर चेक करते हैं क्या वैल्यू आती है। तो 2 है कांस्टेंट, वो तो रहेगा ही। नाउ हियर इट विल बी व्हाट, ओनली 2 माइनस, अब ये है a टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4v अपॉन ये क्या हो जाएगा a क्यूब, करेक्ट? यही वाली वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है a की, तो चलो रखते हैं। चलो मैं इधर का डिलीट कर दूं, करेक्ट, यहाँ का इरेज करती हूँ सो दैट मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ, क्लियर? सो यहाँ के बाद आ जाते हैं इस जगह पे, चलो स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। सो नाउ d2 कैपिटल A अपॉन da स्मॉल स्क्वायर, तो यहाँ पे एट a इक्वल्स टू अगर मैं v टू द पावर 1/3 रखूं, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पे भी a की वैल्यू जो भी रख दोगे v टू द पावर 1/3, दैट मीन्स v ही होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, 2 + 4 मिल रहा है यहाँ पे, तो 6 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो रहा है। सो दिस इज कमिंग एज 12, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। सो दिस implies what, that a is here minimum when a is equal to v to the power 1/3। यही वैल्यू आई ना? क्या समझ में आया कि a जो है सरफेस एरिया वो मिनिमम है कब, जबकि a की वैल्यू ये है, और वो कब होता है, जबकि ये अपना जो क्यूबॉइड है वो बन गया है क्यूब। दिस implies that the surface area is minimum when क्या हो गया, अपना जो वॉल्यूम इज a क्यूब, दैट इज क्यूबॉइड इज अ क्यूब, करेक्ट? समझ रहे हो बात? इसको थोड़े और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है तो आप क्या कर सकते हो, h जो अज्यूम किया था उसकी वैल्यू दिखा दो कि वो क्या आ रही है। Why? Because this implies that h is equals to v अपॉन यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर, एंड दिस implies जब आप v की वैल्यू रखोगे तो क्या है, a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, क्या मिलेगा, a ओनली। सो जब h भी इक्वल आ गया है आपके a की, तो ऑफकोर्स दिस क्यूबॉइड इज नथिंग बट अ क्यूब, क्लियर और नॉट?
अंडरस्टूड। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको मैंने हमेशा से ही बताया हुआ है, जब एनसीईआरटी के भी सोल्यूशन कर रहे थे वहां पे भी, कि क्या करना होता है, बस चेक करो कि क्या गिवन है, उसका फॉर्मूला लिख डालो, वहां से जो आपका अननोन है उसको ट्राई करो कि एक ही फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है। पैरामीटर एक ही रखना है जो वेरिएबल होगा, और उसके बाद जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, वहां से आप वैल्यूज पुट करो, फिर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर और वेरिएबल, फिर इक्वेट करो उसको, जीरो से वैल्यूज आती है उस पर आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है, नहीं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो। चेक करने के लिए अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो डेरिवेटिव, राइट, चेक कर लो कि क्या हो रहा है, मिनिमा दे रहा है या फिर मैक्सिमा दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर बता सकते हो। क्लियर, अंडरस्टूड। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छे से खुद से कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 27।